हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो मैंने ग्रीन पर बनाया था, उसी को अग्रसर करते हुए मैंने अगला वीडियो कार्ल मार्क्स पर बनाया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है, यानी उसका उल्टा है। अर्थात जहाँ उदारवाद पूंजीवाद का नेतृत्व करता है, अर्थात यह मध्य वर्ग का या अमीरों का दर्शन है, वहीं मार्क्सवाद मजदूरों या सर्वहारा का अर्थ होता है सब कुछ हारने वाला, सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करता है। इसमें गरीबों का दर्शन है। कार्ल मार्क्स ने गांधी की तरह स्वयं लिखा है कि मार्क्सवाद नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस प्रकार से गांधी जी कहते हैं कि गांधीवाद की नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसी प्रकार से मार्क्सवाद स्वयं कहता है कि मार्क्सवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मार्क्स ने संसद को बातचीत की दुकान कहा है और गप मारने की भी दुकान कहा। सांसदों को पूंजीपतियों का वकील कहा है। लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम कहा है। कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान कहा है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या सर्वहारा समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को पश्चिमी जर्मनी के ट्रीब्स नामक शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स की अवस्था जब 6 वर्ष की थी तब उसके माता पिता यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। वह प्रारंभ से ही यहूदी धर्म का विरोधी हो गया और आगे चलकर मार्क्स को धर्म से नफरत होने लगी। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, धर्म अफीम की गोली है। दूसरे शब्दों में, धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करते हैं। 1835 में मार्क्स न्यायशास्त्र का अध्ययन करने बोन विश्वविद्यालय गया, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगा और वह अगले वर्ष बर्लिन विश्वविद्यालय चला गया, जहाँ हीगल का दर्शन छाया हुआ था। वहाँ पहुंचकर वह दर्शनशास्त्र और इतिहास का अध्ययन किया। हीगल की मृत्यु के बाद उसके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए यंग हेगलियंस नामक एक गोष्ठी बनी हुई थी, जो रेहनिस टाइम्स नामक एक पत्रिका निकालती थी। मार्क्स इसका अग्रणी संपादक बन गया। 1845 ईस्वी में मार्क्स समाजवाद का अध्ययन करने पेरिस गया। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लैंड के एक धनिक पुत्र एंगिल्स से हुई। एंगिल्स के इंग्लैंड और जर्मनी में दोनों जगह कारखाने थे। एंगिल्स का झुकाव भी गरीबों की तरफ था। अतः मार्क्स एंगिल्स के प्रभाव को आकर समाजवाद की तरफ आकृष्ट हुआ। दोनों ने मिलकर इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। मार्क्स सिद्धांत वेत्ता बना और एंगिल्स संगठनकर्ता व प्रचारकर्ता बना। मार्क्स ने समाजवाद को आवारा समाजवाद कहकर पुकारा, अर्थात उन्होंने एंगिल्स के ऋण को स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने ही समाजवाद को जन्म दिया, बल्कि इसके पहले इंग्लैंड में काल्पनिक समाजवाद का बोलबाला था। काल्पनिक समाजवाद और सहकारी आंदोलन दोनों के जनक रॉबर्ट ओवेन हैं। चार्ल्स फ्यूरियर, थॉमस मूर और सेंट साइमन इसके समर्थकों में थे। थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया है। काल्पनिक समाजवादियों ने इतना बताया था कि इंग्लैंड में गरीबों की दुर्दशा का मूल कारण पूंजीवाद है। लेकिन पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद को कैसे लाया जाए, इसका कारण नहीं बताए।
जैसा कि वेपर ने लिखा है, उन्होंने तो सुंदर गुलाब के फूलों की तो कल्पना किया, लेकिन उसके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी प्रणाली पर आक्रमण किया और यह बताया कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद को कैसे लाया जाए। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहलाए। मार्क्स अपने समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहता है कि वह इतिहास पर आधारित है। मार्क्स के विचारों के विभिन्न स्रोत हैं। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लिया। वह हीगल से प्रभावित होकर प्रारंभ में आदर्शवाद की तरफ झुका था, लेकिन बाद में फेयरबैक के प्रभाव में आकर भौतिकवाद की तरफ मुड़ा। फेयरबैक का प्रसिद्ध कथन है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। हीगल ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों और ब्रिटिश समाजवादियों से प्रभावित था। उस पर रिकार्डो का भी प्रभाव पड़ा। मार्क्स फ्रांसीसी समाजवादियों से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स इंग्लैंड में समाजवाद पर कार्य करते हुए 1883 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 ईस्वी में लिखी गई थी, और दूसरी पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो 1847 में लिखी गई। नंबर 3, दास कैपिटल, 1867 में लिखी गई। इसको दास कैपिटल को बाइबल की संज्ञा भी दी गई है। नंबर 4, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नंबर 5, गोथा प्रोग्राम। नंबर 6, द सिविल वार इन फ्रांस। नंबर 7, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। नंबर 8, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट। नंबर 9, जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी जो लिखा गया था वह मार्क्स एवं एंजिल दोनों सह लेखक के रूप में थे। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नंबर 2, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक नियतिवाद। नंबर 3, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नंबर 4, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब एक एक करके हम सबको इसका विस्तार से बताएंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के संपूर्ण सिद्धांतों का मूल आधार है। इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द हीगल से और भौतिकवाद शब्द फेयरबैक से लिया है। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति है जिसमें तर्क वितर्क के द्वारा सत्य का अनुसंधान किया जाता है। इसके अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद की क्रिया आती है। वाद प्रारंभिक वस्तु है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिवाद है। इस क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप असत्य बातें नष्ट हो जाती हैं और सत्य बातें आपस में मिलकर संवाद का निर्माण करती हैं। संवाद अस्थायी और स्थिर है। जैसे ही इसमें असत्यता के शब्द आते हैं, यह पुनः वाद बन जाता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है और विकास होता रहता है। इसे निषेध का निषेध कहते हैं। जहाँ हीगल ने विकास के तत्व को आत्मा के रूप में स्वीकार किया था और इसी को चेतन मन माना, वहीं मार्क्स ने चेतन तत्व को पदार्थ तत्व स्वीकार किया और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किया। मार्क्स ने कहा कि हीगल का यह कहना है कि चेतना साधारण अस्तित्व का निर्धारण करती है, यह गलत है कि बल्कि पदार्थ चेतना को भी तय करता है। मार्क्स ने माना कि पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होने से
समाज का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे उलटकर पैर के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स ने पुनः लिखा है कि अब तक दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या किया है, मैंने तो संसार को बदलने का प्रयत्न किया। मार्क्स ने लिखा है, मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। मार्क्स का कथन है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए C.L. बेपर ने लिखा है कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। वाद गुणे प्रतिवाद बराबर संवाद, यानी वाद विवाद होगा तो संवाद की उत्पत्ति होगी। राज्य पर विचार देते हुए मार्क्स ने क्या कहा है, मार्क्स के अनुसार प्रारंभ में न कोई राज्य था और न कोई वर्ग। उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण था, लेकिन कालांतर में निजी संपत्ति यानी उत्पादन के साधन का उदय और समाज दो वर्ग में बंट गया। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वह अमीर कहलाया, और दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन था वह गरीब कहलाया। जैसे ही समाज दो वर्ग में बटा वैसे ही राज्य की उत्पत्ति हो गई। मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है और पूंजीपतियों ने राज्य को इसलिए बनाया है ताकि इसके माध्यम से गरीबों का शोषण किया जा सके। राज्य एक वैधानिक संस्था है और इसका उद्देश्य शोषण को वैधानिक बनाना है। मार्क्स की मान्यता है कि जब तक यह राज्य रहेगा किसी न किसी रूप में वर्ग बना रहेगा। जैसे ही राज्य लुप्त होगा वैसे ही समाज वर्ग विहीन हो जाएगा और उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो जाएगा। नंबर 2, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद। इसके विषय में मार्क्स ने क्या कहा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या है। इसे मार्क्स का अनुभव मूलक कहा जाता है। मार्क्स ने इतिहास के माध्यम से समाज की आर्थिक व्याख्या किया और व्याख्या के लिए उन्होंने आधार और अधिसंरचना को आधार बनाया। जहां आधार के अंतर्गत उत्पादन का साधन आता है या उत्पादन प्रणाली आती है, वहीं अधिसंरचना के अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व भौतिक व्यवस्था आती है। मार्क्स ने कहा है कि अधिसंरचना का आधार के चारों ओर तय होती है। आधार जितना ही मजबूत होता है, अधिसंरचना उतनी ही मजबूत होती है। यदि आधार पर एक वर्ग का नियंत्रण है तो अधिसंरचना भी उसी वर्ग के द्वारा तय की जाती है। मार्क्स का मानना है कि यदि उत्पादन का साधन संपूर्ण समाज के हाथ में आ जाए तो संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण समाज करेगा। अर्थात उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। यह मार्क्स का कथन है, आर्थिक परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंतवाद अस्तित्व में आता है, और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तो पूंजीपति उद्योगपति अस्तित्व में आता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यता है कि उत्पादन की शक्तियों का अधिकार धीरे धीरे होता है, परंतु जब उनका स्वरूप बदल जाता है तब प्रचलित उत्पादन संबंध उन शक्तियों को संभालने योग्य नहीं रह जाते और स्वयं को बदलना पड़ता है।
मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। मार्क्सवाद के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था, चाहे वह कितनी ही खराब क्यों न हो, अपनी पिछली कक्षा से उत्तम होती है, क्योंकि वह विकास के लक्ष्य के निकट होती है। इसलिए मार्क्स को प्रगतिवादी दर्शन भी कहा जाता है। मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या को निम्नलिखित रूप में बताया है। नंबर 1, आदिम साम्यवादी युग। यह प्रारंभिक युग है जहाँ न कोई वर्ग था और न कोई राज्य, और उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण था। नंबर 2, दास प्रथा युग। कालांतर में उत्पादन के साधन के रूप में छोटे छोटे व्यवसाय का जन्म हुआ और समाज दो वर्ग में बट गया। फलस्वरूप राज्य का उदय हो गया। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वह स्वामी कहलाया, और दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन था वह दास कहलाया। इसी युग में राज्य का उदय हुआ। नंबर 3, सामंती युग। यहाँ उत्पादन का साधन कृषि हो गया और समाज जमींदार तथा किसान वर्ग में बट गया। यहाँ राज्य जमींदारों की रचना है, क्योंकि पहले की अपेक्षा उत्पादन का साधन मजबूत है, इसलिए वर्ग और राज्य भी मजबूत हैं। फलस्वरूप शोषण भी अधिक है। नंबर 4, पूंजीवादी युग। यहाँ कृषि का स्थान उद्योग ने ले लिया। समाज पूंजीपति, मजदूर या सर्वहारा समाज में बट गया। राज्य पूंजीपतियों की रचना है, जहाँ उत्पादन का साधन सबसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए राज्य भी अधिक शक्तिशाली है। यहाँ शोषण भी चरम सीमा पर है। नंबर 5, सामंती युग। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी युग शोषण के चरम सीमा पर पहुँच गया है। अब मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देनी चाहिए। क्रांति करके अधिकांश पूंजीपतियों को धराशायी कर दिया जाएगा और उत्पादन के साधन पर सर्वहारा का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के लोग मिलकर एक सरकार बनाएंगे, जिसका नाम होगा सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। समाजवाद अस्थायी और संक्रमणकालीन होगा। इसमें वर्ग भी होगा और राज्य भी। सर्वहारा वर्ग तंत्र का मुख्य उद्देश्य बचे खुचे पूंजीपतियों को समाप्त करना और उत्पादन के साधन का विकास करना है, क्योंकि समाजवादी युग में उत्पादन के साधन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। इसीलिए लोग यहाँ अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे। साम्यवादी युग। जैसे ही आखिरी पूंजीपति समाप्त होगा वैसे ही राज्य लुप्त हो जाएगा और समाज वर्ग विहीन व राज्य विहीन हो जाएगा तथा उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ उत्पादन का साधन विकसित होगा, अतः लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। यह समता मूलक व शोषण विहीन समाज होगा। यहाँ एक डॉक्टर और मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य यही साम्यवाद लाना है। वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष के विषय में क्या कहते हैं? जहाँ ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, वहीं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऑगस्टीन गोरे से लिया है। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इस वाक्य से प्रारंभ होता है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स के अनुसार जब से उत्पादन के साधन या निजी संपत्ति का उदय हुआ, तब से समाज दो वर्ग में बटा। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना, अमीर कहलाया, और दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन था, वह गरीब कहलाया।
जब से समाज में दो वर्ग बने हैं तब से वर्ग संघर्ष जारी है। मार्क्स ने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वर्ग संघर्ष का परिणाम कभी दोनों वर्गों के विकास में और कभी उनके विनाश में हुआ। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र है, क्योंकि यहाँ उत्पादन का साधन काफ़ी मजबूत है और वर्ग भी मजबूत है। यहाँ मजदूरों या वर्ग सर्वहारा की हालत काफ़ी खराब है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। तो अधिकतर यह प्रश्न में पूछा जाता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यह किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने आह्वान किया कि हे विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ। खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। मार्क्स ने कहा कि सारे मजदूर एक होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और पूंजीपतियों को धराशायी करके पहले समाजवाद फिर साम्यवाद की स्थापना करेंगे। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर अपना क्या विचार देते हैं? यह सिद्धांत मार्क्स ने रिकार्डो से लिया है। उसका वर्णन उनके सबसे बड़ा ग्रंथ दास कैपिटल को बाइबिल की संज्ञा दी जाती है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है। अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा में मार्क्स ने लिखा है कि यह मूल्य दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर अपने श्रम से पैदा करता है और उसके बदले में वह पाता है। मूल्य के श्रम सिद्धांत में मार्क्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसको बेचने पर प्राप्त होने वाला धन पूंजीपति अपने पास रख लेता है। कुछ प्रमुख कथन, यानी कौन कौन से विचारक क्या क्या कहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे नंबर 1, सेबाइन के अनुसार यदि मार्क्स इंग्लैंड को अपना आदर्श मानता तो संभवतः वर्गों का विश्लेषण न होता। कैटलिन के अनुसार मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, लोगों, यहाँ तक कि फांसीवाद का जन्मदाता है। मार्क्स के अनुसार मार्क्सवाद सदा ऐसी समस्या उठाती है जिसका वह समाधान कर सके। केरी हंट के अनुसार समाज शास्त्रों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं यदि वह इसे स्वीकार नहीं करते। मार्क्स के प्रयासों से सन 1864 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई। इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है। मार्क्स के अनुसार बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक समाज की दाई है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। वेबर के अनुसार मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के संयोग से युग की महान सेवा की है। सी हंट के अनुसार समाज विज्ञानों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं, चाहे वह स्वीकार भी न करें। मार्क्स के अनुसार मैंने जो कुछ भी किया है सर्वथा नवीन रहा है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का ये चैप्टर पूरा होता हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।